Hello class, today we are going to start with the concept called fire insurance. ठीक है, and here after completing this concept we will complete the types of insurance and the policies of insurance and all. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा है लास्ट कंसेप्ट है फायर इंश्योरेंस, इसके बाद हमारा जो इंश्योरेंस का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग देखिए, अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट whereby the insurer in return for consideration undertake to indemnify the insured against the loss to property due to fire। अभी आप लोगों ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा था तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। ठीक है ना, यहाँ पर उसी वर्ड का यूज़ किया गया है सेकेंड लाइन में। देखिए, अंडरटेक टू इंडेमिनिफाई। अंडरटेक टू इंडेमिनिफाई का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर किसी बंदे ने अपने घर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर उसने फायर इंश्योरेंस लिया है, तो यहाँ पर ये जो फायर इंश्योरेंस है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट साइन हो रहा है किसके बीच में? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में। ठीक है, अगर इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ मिसहैप हैपनिंग, ठीक है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसको फुल कंसिडरेशन देगी। फुल कंसिडरेशन मतलब क्या? पूरा अमाउंट कंपेंसेट करके देगी जितना उसका लॉस हुआ है ड्यू टू फायर। ठीक है, अगर उसने फायर इंश्योरेंस लिया है और जितना भी लॉस हुआ है ड्यू टू फायर वो पूरा का पूरा अमाउंट कंसिडरेशन जो है वो कंपेंसेशन के फॉर्म में पे करेगी और वो अंडरटेक करती है इंडिमिनिफाई। ठीक है ना, जो भी लॉस हुआ है उसको इंडिमिनिफाई करने का मतलब क्या हो गया? पूरा। जैसे 2 लाख का सामान मेरा जल गया बिकॉज ऑफ फायर, तो 2 लाख पूरा का पूरा मुझे पे मिलेगा। ठीक है, इंडिमिनिफाई मतलब क्या हुआ? इंश्योरर क्या करता है? इंश्योर्ड को फिर से उसी पोजीशन में लेके जाता है जहाँ पर वो लॉस होने के पहले था। ठीक है, अगर 10 लाख का लॉस हो गया तो 10 लाख तो मेरे चले गए ना। तो बिफोर 10 लाख का लॉस जो होना है उसके पहले जो पोजीशन थी वो मेरी अच्छी थी। तो इंडेमिनिफाई का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने फायर इंश्योरेंस लिया है और अगर फायर इंश्योरेंस के इंश्योरेंस में अगर फायर के वजह से कोई एसेट या कोई चीज़ आपकी जल गई है जो इंश्योर्ड थी, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको फिर से पुरानी स्थिति में लेके जाएंगे जहाँ पर लॉस होने के पहले थे। तो वो हो गया इंडिमिनिफाई, मतलब आपको फुल कंपेंसेशन मिलेगा जो भी आपका लॉस हुआ है ड्यू टू फायर। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। कुछ भी एसेट हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, जो आपको लगता है कि ये फायर से रिलेटेड रिस्क है इसको, ठीक है, उन सारी चीज़ को आप क्या करा सकते हो? इंश्योर करा सकते हो अगेंस्ट फायर का। ठीक है, द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस। ठीक है, अगर लॉस हो गया फायर की वजह से, जैसे आग लग गई या फिर लाइटनिंग हो गया, जैसे आप लोग देखते रहोगे हैवी रेन में लाइटनिंग होती है, तो वो, और अगर कोई केमिकल एक्सप्लोजन हो गया या कोई ऐसी डिवाइस एक्सप्लोड हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ एक्सप्लोड हो गई उसके वजह से फायर इनकर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फायर इंश्योरेंस के पॉलिसी के अंदर कवर होती ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ वी कैन से ये मीनिंग था इंश्योरेंस का। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस में पहला टाइप देखो क्या है? वैल्यूड पॉलिसी। ठीक है, पहला वाला, अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने एसेट से रिलेटेड या अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो फायर से रिलेटेड रिस्क है उसको अगर वो पॉलिसी निकालता है और उस कैटेगरी में अगर वो वैलिड पॉलिसी निकालता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जितने पर्टिकुलर जो भी वो प्रॉपर्टी है, जो भी वो एसेट है या जिसकी जितनी भी उसकी वैल्यू है वो उसकी पूरी वैल्यू तक का पॉलिसी निकाल सकता है। जैसे मेरे पास एक घर है और घर का वैल्यू है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो अभी मैं मेरे घर को पूरे 10 लाख रुपीज़ तक का निकाल के इंश्योर कराऊंगा अगेंस्ट फायर। तो ये होता है वैलिड पॉलिसी के अंदर। यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब जो भी चीज़ आप इंश्योर करा रहे हो तो उसकी जो भी वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप उतना तक का पूरा वैलिड पॉलिसी के अंदर वो पूरा का पूरा उतने तक का इंश्योर्ड होगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यूड ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीमेंट साइन करते वक्त, पॉलिसी साइन करते वक्त वो पूरा का पूरा जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो उसका पूरा वैल्यू कंसिडर करेंगे, और वैलिड पॉलिसी के अंदर पूरी वैल्यू कंसिडर करने के बाद ही आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। द इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट ड्यू टू फायर। इसमें जो इंश्योरर है यानी जो कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट या फिर जो वैल्यू है जितना वो बोल सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस, यानी अभी 10 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया घर का, लेकिन जब फायर हुआ तो पूरा 10 लाख का नुकसान नहीं हुआ, 4 लाख का नुकसान हुआ, तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, ठीक है ना, 4 लाख का हो चाहे 2 लाख का हो चाहे 6 लाख का हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू इंश्योरर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या करेगा, वो फिक्स्ड रखेगा कि अगर लॉस हुआ तो मैं इतना दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना, बिकॉज वो फायर के वजह से नुकसान हुआ है। वैलिड पॉलिसीज टेकन फॉर दोज गुड्स whose value become difficult to calculate in case of loss by fire। और ये वैलिड पॉलिसी उस स्पेसिफिक कॉमोडिटी के लिए ली जाती है जहाँ पर ये कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है कि जो ये सब्जेक्ट मैटर है उसकी कितनी कॉस्ट होगी या उसका कितना वैल्यू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर एन आर्ट वर्क, ठीक है, आर्ट वर्क जैसे किसी की पेंटिंग हो गई, जैसे किसी का स्केच हो गया, या किसी का कोई वी कैन से हैंडीक्राफ्ट का वर्क हो गया, इसमें थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए अगर लॉस हुआ तो कंपनी स्पेसिफिक अमाउंट पे करेगी। स्कल्पचर्स देखिए, पेंटिंग देखिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए वैलिड पॉलिसी निकाली जाती है जहाँ पर ये कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है कि इसका क्या कॉस्ट होगा या इसका क्या वैल्यू है, ठीक है, ये है वैलिड पॉलिसी। उसके बाद हमारा सेकेंड जो टाइप ऑफ पॉलिसी है वो है एवरेज पॉलिसी। इट इज़ अ पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज। अभी एवरेज तो आपको पता है, ठीक है ना, जैसे 10 लाख हो गए, 10 लाख का अगर आपने वो कराया तो उसका एक एवरेज अमाउंट निकाल के कंपनी क्या करेगी, आपको कंपनसेशन पे कर देगी। तो ये होता है एवरेज पॉलिसी के अंदर। इट इज़ अ पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज। इट इज़ सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट market value or it is undervalued, then the insurance is liable to pay that percentage of the loss for which it is insured, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम एवरेज पॉलिसी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, जब बंदा जैसे वो जो बंदा है जो इंश्योरेंस ले रहा है, जिस भी एक चीज़ के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है, अगर वो उसने अंडर वी कैन से एग्जैक्ट वैल्यू उसने कैलकुलेट नहीं की है, या आप बोल सकते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे अंदर ही उसने कैलकुलेट करके इंश्योरेंस लिया है, तो वो स्पेसिफिक सिचुएशन में जब लॉस होता है तो इंश्योरर क्या करता है, वो लायबल है सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट पे करने के लिए जो लॉस में इनकर की है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2 लाख, ठीक है, एक सब्जेक्ट मैटर है उसका वैल्यू है ₹2 लाख, बट बंदे ने इंश्योरेंस कराया कितने का, 1 लाख रुपए का, एंड द लॉस इनकर ड्यू टू फायर इज ₹50,000, और फायर हो गया और लॉस कितना हुआ 50,000 का, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹25,000, और इंश्योरेंस कंपनी कितना पे कर रही है 25, यानी लॉस कितने का हुआ 50,000 का, और पे कितना कर रही है 25,000 का। क्यों? क्योंकि यही एक एवरेज कॉस्ट वो निकालेगी कंपनी, ठीक है, उनका अलग कैलकुलेशन होता है एवरेज पॉलिसी के अंदर, एवरेज कॉस्ट निकालने का अलग ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है। आपने 2 लाख की चीज़ को 1 लाख में इंश्योर्ड करा है, 1 लाख में इंश्योर्ड कराने के बाद आपका जो लॉस हुआ वो 50,000 का हो गया, ठीक है। अभी वो 50,000 के लॉस में एवरेज क्लॉज एडेड है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी 25% ही देगी। एवरेज मतलब बोल सकते हैं कि 50% ऑफ द लॉस जो हुआ है वही आपको कंपनसेशन के फॉर्म में मिलने वाला है। तो ये एवरेज क्लॉज का ये प्रोपोगेंडा है जिसमें आपको जितना लॉस हुआ उसका आधा ही कंपनसेशन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड टाइप के, स्पेसिफिक पॉलिसी। इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू, ठीक है। अभी स्पेसिफिक पॉलिसी की बात करें तो जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे आप अपने घर ले रहे हो या कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, जब आप उसको इंश्योर्ड कराते हो तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू आप उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए इंश्योर्ड करा देते हो।
आपको ध्यान ही नहीं, मतलब आपको चाहिए ही नहीं मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मैं घर का इंश्योरेंस कर रहा था तो कोई बोलेगा अरे तेरे घर का वैल्यू 15 लाख है, कोई बोलेगा 20 लाख है, कोई बोलेगा 17 लाख है, कोई बोलेगा 16 लाख है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट हाउ मच इज़ द मार्केट वैल्यू, बट मैं क्या करूँगा, मेरे माइंड के हिसाब से एक एस्टिमेटेड अमाउंट को रख के मैं उतने तक का मैंने अपने घर को क्या किया, इंश्योर्ड करा दिया। इफ़ देर इज़ अ लॉस, स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। अगर जो लॉस हुआ है, अगर लॉस होता है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो बंदे को जिसका लॉस हुआ है उसको पे करेगी। इन दिस पॉलिसी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट कंसिडर्ड। और इस पॉलिसी के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर का एक्चुअल वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज़ 1 लाख इज़ इंश्योर्ड फॉर ₹75,000। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास एक घर है, उसका वैल्यू 1 लाख रुपये, मैंने उसको इंश्योर्ड कितने के लिए करा है, 75,000 के लिए। एंड द लॉस ड्यू टू फायर इज़ ₹40,000, और आग लगने की वजह से उसमें जो लॉस हुआ है वो 40,000 का हो गया। देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹40,000 इन फुल एज पर कंपेंसेशन। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना पे कर रही है मुझे, 40,000 अमाउंट पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फुल कंपेंसेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, मार्केट वैल्यू मुझे कोई, मैंने जब पूछा तो मुझे डिफरेंट लोगों ने बताया डिफरेंट चीज़ें, तो मैंने मेरे हिसाब से मिनिमम कितना मार्केट वैल्यू होगा वो मैंने कंसिडर किया अपने घर का और इंश्योरेंस ले लिया। और उसके अंदर कम लॉस हुआ मुझे, जो मैंने इंश्योरेंस कराया था, जो वैल्यू थी 1 लाख की, उसके अंदर ही मेरा लॉस हुआ ड्यू टू फायर। कितना हुआ, 40,000 का। तो 1 लाख की पॉलिसी मैंने 1 लाख के घर का 75,000 के हिसाब से पॉलिसी कराई थी, 40,000 का लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मुझे 40,000 पे करेगी। अगर मेरा 75,000 तक का लॉस हुआ होता तो कंपनी 75,000 पे करती। ठीक है, अगर 1 लाख का घर है, 75,000 तक का इंश्योरेंस है और 1 लाख का पूरा लॉस हुआ होता तो कंपनी सिर्फ 75,000 ही पे करेगी, बाकी का 25,000 वो आपका जिम्मेदारी, क्योंकि आपने उतना तक का इंश्योरेंस नहीं लिया। तो ये है स्पेसिफिक पॉलिसी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिसी की, जो है हमारा फ्लोटिंग पॉलिसी। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट ए डिफरेंट लोकेशन और अ गोडाउन और अ वेयर हाउस। नॉर्मली ये जो फ्लोटिंग पॉलिसी होती है, जब किसी के पास कोई गोडाउन होता है या कहीं किसी के पास कोई एसेट होते हैं और वो भी डिफरेंट जगह पे लोकेटेड होते हैं, तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हर उस जगह पे जाओ जहाँ पर प्रॉपर्टी है और वहाँ की किसी कंपनी से पॉलिसी निकाल के लो, उस ब्रांच में जाके इंश्योरेंस के कंपनी के उस ब्रांच में जाकर पॉलिसी निकालो और इंश्योरेंस लो, तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो नॉर्मली यहाँ पर क्या है, एक फ्लोटिंग पॉलिसी काइंड ऑफ कैटेगरी है। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन, गोडाउन और वेयर हाउस। यानी यहाँ पर क्या होता है, जब चीज़ें डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, गोडाउन में है, वेयर हाउस में है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो फ्लोटिंग पॉलिसी होती है, ये एक पॉलिसी सारे जगह के गुड्स को या वेयर हाउस को या गोडाउंस को क्या करने का काम करती है, रिस्क से इंश्योर्ड करने का काम करती है। सिंस द क्वालिटी ऑफ गुड्स लाइंग ए डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू टेक द स्पेसिफिक पॉलिसी। अभी वेयर हाउस में तो आपको पता है डिफरेंट लोकेशन में है, डिफरेंट वैल्यू के आइटम्स उसमें रखे हुए हैं, प्लस उसमें डेली इन और आउट होते रहता है सामान, मतलब एज़ पर द डिमांड मार्केट में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होकर फिर से वेयर हाउस में आता है, तो वैल्यू जो होता है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते ही रहता है। सो बिजनेसमैन और द ट्रेडर टेक द फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी। बिजनेसमैन हो चाहे ट्रेडर, वो क्या करेगा, एक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी ले लेगा। सबसे पहला इसमें क्या हो रहा है, वो डिफरेंट लोकेशंस को एक ही में इंश्योर हो रहा है, प्लस जो फ्लक्चुएशन हो रहा है गुड्स में, ठीक है, जो वेयर हाउस में, उसका भी इसके अंदर सॉल्यूशन मिल जाता है। सच पॉलिसीज टेकन फॉर वन सम और वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग ए डिफरेंट फ्यूचर प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये जो पॉलिसी है, ये वन सम एंड वन प्रीमियम के लिए लेते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट और एक स्पेसिफिक प्रीमियम के लिए लेते हैं, जो कि डिफरेंट जगह पे हमारा सामान लोकेटेड है। यहाँ पर दोनों चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपका जो वैल्यू है वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट तक इंश्योर्ड हो जाता है, प्लस आपको डिफरेंट लोकेशन पे जो आपके वेयर हाउसेज है वहाँ पर जाके अलग अलग इंश्योरेंस लेने के बजाय एक इंश्योरेंस में आपका पूरा का पूरा लॉस इंश्योर्ड हो जाता है। अगर मेरा पूना ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गया और मुंबई में मैंने इंश्योरेंस लिया, तो मुंबई में
मैं पूना ब्रांच को भी इंश्योर करा के वहाँ पे कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूँ अगर कुछ लॉस हो गया तो ये होता है फ्लोटिंग पॉलिसी, और इसके अंदर ये बेनिफिट मिलता है ट्रेडर एंड बिजनेसमैन को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एक्सेस पॉलिसी की। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट देन एक्सेस पॉलिसी मे बी टेकन बाय इंश्योर्ड अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल पॉलिसी। ठीक है, तो एक्सेस पॉलिसी का मतलब यहाँ पर ये है जो वैल्यू है गुड्स और कमोडिटी की या स्टॉक की ऊपर नीचे जब होती है, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सेस पॉलिसी लेके रखोगे तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता नहीं मार्केट जो वैल्यू है स्टॉक का वो ऊपर है कि नीचे है या कितना है एक्चुअल वैल्यू डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में आप एक्सेस पॉलिसी लेके रख सकते हो, जहाँ पर आपको ये चीज़ें जो वैल्यू है फ्लक्चुएट होता है जो, उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। द इंश्योर्ड विल टेक टू पॉलिसी, जो इंश्योरर बंदा होता है वो दो पॉलिसी बेचता है इंश्योर्ड को। पहली पॉलिसी क्या है, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट फॉल। ठीक है, एक पॉलिसी वो होती है जो मिनिमम अमाउंट आपको इंश्योर्ड करा के देती है, यानी कोई कॉमोडिटी है तो उसको आपको पता है कि इसका अमाउंट 20,000 से नीचे तो गिर ही नहीं सकता, तो मिनिमम अमाउंट 20,000। अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच प्राइसेस ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट, और दूसरा अमाउंट जो है आप बोलोगे कि इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू जाएगा तो भी 50,000 जाएगा, 50,000 से ज़्यादा इसका कोई पे करने वाला नहीं है। तो मिनिमम अमाउंट 20,000, मैक्सिमम अमाउंट 50,000, और उसी बीच के अमाउंट आपको देखने को मिलेंगे कि फ्लक्चुएशन होता है, कभी 30,000, कभी 35,000, कभी 40,000, कभी 42,000, कभी फिर 36,000, ऐसे करके फ्लक्चुएट होता है, लेकिन वो मिनिमम 20 एंड 50 के बीच में ही फ्लक्चुएट होगा। तो इसके लिए दो पॉलिसी आपको एक्सेस पॉलिसी की कैटेगरी में मिल जाती है, जो कि मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट को सिक्योर करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक रेंजेस बिटवीन 1,50,000 एंड 2 lakh, then one policy is taken for rupees 1,50,000, another policy is excess of amount 50,000। ठीक है, यानी कि 1 लाख तो मिनिमम अमाउंट का जो वैल्यू है वो तो है ही, प्लस जो एक्स्ट्रा 50,000 है उसके लिए भी एक वैल्यू एक पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का पॉलिसी में हमको मिल जाता है, ठीक है, जो एक्सेस है अमाउंट। उसके बाद बात करते हैं हम 6th पॉइंट पे, रिस्टेटमेंट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दिस इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, सो नॉर्मली रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में जो इंश्योरर है वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर पॉलिसी को या पर्टिकुलर गुड्स को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। रिप्लेस मतलब क्या, हम आपको दूसरा दे दें। ठीक है, इन दिस पॉलिसी instead of paying the compensation for the property lost by fire, the property is replaced। ठीक है, यानी कंपनसेशन कंपनी क्या कर रही है, कंपनसेशन पे करने की जगह पे वो पूरा का पूरा चीज़ ही रिप्लेस करके दे रही। जैसे अगर मान लो मेरी कार में लॉस बाय फायर में मेरी कार में आग लग गई, तो मुझे कंपनसेशन पे करने के बजाय कंपनी क्या करेगी, मुझे दूसरा गाड़ी खरीद के देने का काम करेगी। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग द कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर, द प्रॉपर्टी इज रिप्लेस, जो भी प्रॉपर्टी हो मेरी रिप्लेस हो जाएगी। वाइल पेइंग द कंपनसेशन द डिप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन। जब कंपनसेशन कंपनी पे करेगी तो जो वैल्यू ऑफ कमोडिटी था उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कंसिडर नहीं होगा जब कंपनसेशन पे करने का काम होगा। द रेट ऑफ प्रीमियम इज़ हायर इन रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। इसका जो प्रीमियम होता है ना, जो पे करना पड़ता है इंश्योर्ड को, वो थोड़ा हाई होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पूरी चीज़ें रिप्लेस होकर मिलने वाली है, इसके लिए इसका प्रीमियम ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉलिसी है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में देखिए, नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द लॉस ड्यू टू राइट, वॉर एक्सेट्रा। अगर हम फायर इंश्योरेंस के बारे में देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार वॉर हो जाता है, कई बार दंगे हो जाते हैं, तो उस केस में लोग आग लगा देते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह को और एक स्पेसिफिक लोकेशन को, एक स्पेसिफिक चीज़ों को आग लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सारी आपने देखा होगा राइट्स में बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जला देते हैं लोग, राख कर देते हैं। तो उस केस में फायर इंश्योरेंस में ये कवर अप नहीं होता है। अगर आपकी पॉलिसी बिकॉज ऑफ सम राइट्स
अगर कुछ लोगों ने मिलके आपके दुकान में आग लगा दी, आपकी गाड़ी को जला दिया या आपके जो प्रॉपर्टी थी उसको डैमेज कर दिया, तो ये तो मैन मेड डिसास्टर हुआ ना आपके लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें हो गई और ऑटोमेटिकली उसके वजह से आग लगा। दिस इज़ व्हाट मैन मेड डिसास्टर विच इज़ बीन क्रिएटेड ओवर दैट। सो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जब आप नॉर्मल पॉलिसी लोगे तो मैन मेड डिसास्टर वो फायर इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रहा है। अगर दंगों की वजह से किसी ने आपके एसेट में या प्रॉपर्टी में या कहीं भी जो भी आपने इंश्योर करा के रखा उस पर आग लगा दी, तो वहाँ पर कंपनी कंपनसेशन पे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई तो वो फायर इंश्योरेंस कवर होता है। बट किसी ने जानबूझकर आग लगा दी हो तो वो नॉर्मल फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर अप नहीं होता है। लेकिन जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हो तो उसके अंदर जो दंगों की वजह से आग लगा दिया है या फिर वॉर के वजह से कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई या कोई भी चीज़, तो वो सारी चीज़ें भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कवर अप हो जाती हैं। However, this policy cover a lot of risk under single policy, यानी इसके अंदर नॉर्मल जो रीज़न से जो आग लगने की वो तो कवर होती है, प्लस राइट्स एंड वॉर का भी जो डैमेज होने का डर है उसको भी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हो जाता है। द रिस्क में भी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। यानी अर्थक्वेक आया तो भी, फ्लड आया तो भी, ठीक है, एक्सप्लोजन हो गया तो भी, ये सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। यानी कोई भी रीज़न हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी या गुड्स या कोई भी चीज़ डैमेज हो रही है जिस पे आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी है हमारी कॉन्सिक्वेंटल लॉस प्रॉपर्टी पॉलिसी। ठीक है। द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनिफाई द मटेरियल लॉस ओनली। फायर इंश्योरेंस नॉर्मली उसी के लिए लोग लेते हैं कि जो भी मेरा लॉस होगा, डैमेज होगा, फायर से रिलेटेड, वो मुझे कंपनी पे करके देगी, भर के देगी। द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडेमनिफाइड। ठीक है। इंटेंजिबल जो भी इंटरेस्ट है वो इंडेमनिफाइड नहीं होता है। Thus, the consequential loss policy include the loss of tangible and intangible property। ठीक है। तो इंटेंजिबल जो है उसका तो लॉस तो कंपनी पे नहीं करेगी या पे करेगी। लेकिन अगर हम कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी लेते हैं तो इस पॉलिसी के अंदर ये लॉस ऑफ टैंजिबल एंड इंटैंजिबल दोनों प्रॉपर्टीज़ को वी कैन से इंश्योर्ड करके देने का काम करती है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन इंडेमनिटी टू द इंश्योर्ड फॉर द लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो ये बोल सकते हैं कि इंटेंजिबल चीज़ें जो होती हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस के अंदर, वो सारी चीज़ें भी कॉन्सिक्वेंटल लॉस प्रॉलिसी कवर अप करके देती है। जैसे नेट प्रॉफिट लॉस हो गया, लॉस मतलब एक तरीके से लॉस ही समझिए, तो वो भी होता है। पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, जो भी है, लाइट बिल है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, लेबर के वेजेस है, या फिर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो सारी चार्जेस पे करने का काम करेंगे। एक्सपेंडिचर जो भी होगा रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़, वो भी पे करने का काम होगा। तो कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी के अंदर सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट ये है पॉलिसी का पॉइंट है वो है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। ठीक है। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स द डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। यहाँ पर जो नॉर्मली जो डैमेज हो रही है प्रॉपर्टी को, वो कैसे डैमेज हो रही है? ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के वजह से डैमेज हो रही है, और इसके अंदर ये जो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी है इसको कवर अप करती है। ठीक है। दैट हैज़ लीक और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रादर देन एन रिस्पॉन्स टू फायर एंड स्मोक। तो पानी की वजह से, स्प्रिंकलर तो ऑटोमेटिकली आपको पता है पानी होगा, ठीक है, उसके अंदर जो भी लीकेज है, डैमेज है, उसके वजह से अगर आपका चीज़ें वी कैन से लॉस होती हैं रादर देन फायर एंड स्मोक, तो ये सारी चीज़ें भी कवर अप हो जाती हैं। हाउएवर द डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट caused by fire, repair and or alteration of the building earth
earthquake, war, explosion are not covered under this policy. तो अगर स्प्रिंकलर में प्रॉब्लम है और उसमें प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ फायर, रिपेयर वर्क की वजह से नहीं आपने करा है रिपेयर वर्क टाइम पे, कुछ अल्टरेशन है बिल्डिंग के अंदर, या फिर भूकंप आ गया, या वॉर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो ये सारी चीज़ें कवर अप नहीं होती है। यानी स्प्रिंकलर पॉलिसी के अंदर अगर ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और उसके वजह से अगर आपका वी कैन से डैमेज हो रही है प्रॉपर्टी या एसेट, तो उस सिचुएशन में आपको नॉर्मली स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर अप देगी। लेकिन स्प्रिंकलर में अगर हम अर्थक्वेक आ गया, वॉर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, फायर हो गया, आपने बिल्डिंग को रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करा है, उसके वजह से कुछ डैमेज हो रहा है, तो वो चीज़ें कवर अप नहीं होगी। तो बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये सेफेस्ट है, लेकिन ये बहुत रेयर टाइप ऑफ पॉलिसी है जो हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों का जो ये कंसेप्ट है वो इंश्योरेंस का, यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट्स थे। यहाँ पर ये फायर इंश्योरेंस का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आए रहेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके टेक्स्ट करना, ठीक है। थैंक यू।